हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जेके 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों के बीच में ये मॉक टेस्ट का सीरीज़ लेके आ चुका हूँ। ज़रूरी है, अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसमें इसका अहम योगदान है। कितना भी पढ़ लीजिए, मॉक टेस्ट लगा के नहीं जाते हैं, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को स्कोर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और हम लोगों का टारगेट है 150 में 115 से 20 नंबर का स्कोर है, तभी आपको एएसओ मिल पाएगा। मैं आपको पहले भी ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कहानी को। ये मॉक टेस्ट नंबर जो है पहला है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, ये जो हम आपको मॉक टेस्ट का जो सीरीज करवा रहे हैं, है ना, तो इसमें एक दिन हम लोग क्या करेंगे, जीएस का टेस्ट करेंगे, है ना, और एक दिन जो है आप देखोगे तो जनरल एप्टीट्यूड रहेगा इसमें, है ना, जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आप लोग का मैथ्स प्लस रीजनिंग रहता है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि मैथ्स और रीजनिंग का 75 क्वेश्चन रहता है, जिसमें रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है ना। रीजनिंग का 50 क्वेश्चन रहता है और मैथ्स का 25 क्वेश्चन रहता है। जीएस वाला सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, रहता तो यहाँ पे देखेंगे तो आप 75 ही क्वेश्चन, लेकिन जिस दिन मैं आपको जीएस का टेस्ट करवाऊंगा उस दिन आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं 25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसलिए लिया हूँ ताकि आप लोगों का मॉक टेस्ट के थ्रू भी आपका पूरा सिलेबस पे कब्जा हो जाए। ठीक है, तो एक दिन अल्टरनेटिव में मतलब मॉक टेस्ट आएगा, एक दिन जीके वाला सेक्शन और एक दिन जो है मैथ्स और रीजनिंग, और सैटरडे संडे फुल लेंथ टेस्ट रहने वाला है, जो कि 150 का 150 क्वेश्चन रहने वाला है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये चीज़ें। ठीक है, अच्छा, इसका कंप्लीट बुकलेट आपको जो मॉक टेस्ट का जो सीरीज है, जिसमें 50 मॉक टेस्ट आपको दिया जा रहा है, वहाँ पे मिल जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर, और उसमें वीडियो एनालिसिस के साथ कंप्लीट जो है बुकलेट सब कुछ मिल जाता है, मॉक टेस्ट ओएमआर शीट सब मिल जाता है। और इसका फी आप देख पा रहे हो मात्र 399 है ना, 399 इसका फी कर दिया हूँ, जिसमें 50 मॉक टेस्ट है। तो आराम से आके जुड़ के ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, नंबर आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेज दीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सअप नंबर भी यही है, कॉलिंग नंबर भी यही है, पेमेंट का नंबर भी यही है। नंबर है 7319924130। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में जिनको लगता है कि मेरा इनमें से कोई भी सेक्शन वीक है, कोई भी सेक्शन अगर आपका कमजोर है, तो आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। इसका फी मात्र 999 है, तो इस बैच को आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और नंबर वही है, यहाँ पे देख सकते हो। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इसी नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते। चलिए, तो आप लोग क्या करिएगा फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है और आपने कितना गलत किया। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा जो राज्य है ना, वहाँ पे क्या किसका, तो अबरख का सबसे बड़ा जो है उत्पादक राज्य है। अब अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर पूछा जाए और देश पूछ लेता है, तो यहाँ से 2-3 चीजें ध्यान रखना है। पहले नंबर पर तो सबको पता है कि भाई आंध्र प्रदेश जो है ना, आंध्र प्रदेश है ना, अबरख उत्पादन में आंध्र प्रदेश की बात कर ले तो आंध्र प्रदेश जो है अबरख उत्पादन में पहले नंबर पे है, ये पहले नंबर पे है। दूसरे पे कौन है मेरे भाई, तो दूसरे पे यहाँ पे ध्यान रखना राजस्थान है, ये भी पूछ लेता है। दूसरे नंबर पे राजस्थान है अबरख उत्पादन में, है ना, राजस्थान है ना। तीसरे नंबर पे कौन सा है भाई, तो यहीं पे आपको झारखंड दिखेगा, है ना, तो झारखंड है तीसरे नंबर पे। और देश की बात कर ले तो प्रथम नंबर पे जो है सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा अबरख का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो वो चीन करता है, ये भी ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले नंबर पे पूछा था तो आंसर क्या होगा भाई, आंध्र प्रदेश राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये डेटा आपको 2025-26 वाला को क्या करना है भाई, 2025-26 वाला डेटा को यहाँ पे माइंड में रखना है, अभी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोयला उत्पादन का ना राजबार घटता क्रम, राजबार घटता क्रम आपसे पूछ रहा है। तो कोयला उत्पादन है, भंडारण अलग होता है, ये उत्पादन है, शब्द को पकड़िएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा ना। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि ये बीएसएससी पीवाईक्यूज का क्वेश्चन ये एक उठाया गया है, सीजन 3 में पूछा गया है, सीजन 2 में शायद पूछा गया था ना, वहां से कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अभी क्या ध्यान रखना है कि देखो, इस डेटा को माइंड में रखिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि कोयला उत्पादन में, है ना, यहाँ पे उत्पादन में पूछा जाए, उत्पादन में तो सबसे ज्यादा कौन करता है भाई, तो सबसे ज्यादा करता है उड़ीसा अभी उत्पादन में। अच्छा, उत्पादन से मतलब क्या होगा, जिस राज्य की जमीन में सबसे ज्यादा कोयला निकलता हो, या जिस राज्य की जमीन से सबसे ज्यादा कोयला निकलता हो, तो उड़ीसा की जमीन से सबसे ज्यादा कोयला निकलता है। अभी कितना निकलता है भाई, तो लगभग आप देखोगे तो कितना है, 239.4 जो है ना, 239.4 जो है मिलियन टन निकलता है। दूसरे नंबर पे कौन है भाई, तो दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ आ जाता है उत्पादन में। ठीक है ना, जिस राज्य में कोयला निकलता है ना, तो कितना है भाई, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कितना निकलता है, तो 207.2, है ना।
मिलियन टन, ठीक है, ध्यान रखना। और तीसरे नंबर पे वाला भी ध्यान रखना है, तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे झारखंड हो जाता है, झारखंड हो जाता है तीसरे नंबर पे। और झारखंड में कितना निकलता है, तो 210 मिलियन टन, है ना। 2026 का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। उत्पादन का कहानी हो गया है, ठीक है। तो उत्पादन आपसे पूछा भी था, उत्पादन ही पूछा था ना, उत्पादन पूछा था। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, ओडिशा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं, कट कर दीजिए, है ना, हो जाता है। चूंकि ये PYQ से क्वेश्चन उठाया गया है और ये डेटा तो अपडेट होता है, इसलिए। अब यहाँ से एक और प्रश्न पूछेगा कि भाई भंडारण जो है सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है, कोयला का भंडारण, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, कोयला का भंडारण जो है कौन सा राज्य सबसे ज्यादा करता है। तो यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा, पहले नंबर पे भंडारण में हो जाएगा झारखंड। अच्छा, भंडारण का अर्थ क्या होगा, किस राज्य के जमीन के अंदर सबसे ज्यादा कोयला दबा हुआ है ना। किस राज्य के जमीन में सबसे, उत्पादन में क्या था कि किस राज्य की जमीन में सबसे ज्यादा, किस राज्य की जमीन से सबसे ज्यादा कोयला निकाला, तो यहाँ से कोयला निकालते हो। और भंडारण में क्या होता है कि किस राज्य की जमीन में सबसे ज्यादा कोयला दबा हुआ है। तो पहले नंबर पे झारखंड होगा, हमेशा झारखंड आता है, ध्यान रखना। लगभग 26% के आसपास में झारखंड में है, तो यहाँ पे झारखंड टिक कर दीजिएगा, पहले नंबर पे झारखंड, ठीक है। दूसरे नंबर पे उड़ीसा हो जाएगा, है ना, उड़ीसा हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ जाएगा ना, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, तो छत्तीसगढ़ आ जाएगा। झारखंड में देखा जाए तो टोटल कोयला का 26%, यहाँ पे 25% उड़ीसा में, और छत्तीसगढ़ में जो है 18%। तो ये डेटा ध्यान रखिएगा, गलत कभी नहीं होगा, है ना। ये 2026 का डेटा मैं बता रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ यहीं मिलेगा, हर जगह नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवार, है ना, धारवार भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है। देखो, मैं आपको ये सारे डेटा जब मैं आपको अभी पढ़ाया हूँ, इंडियन ज्योग्राफी जो आपको दिया गया है आपके बैच में, है ना, उसका कंप्लीट बुकलेट आपको दे दिया गया है। जो लोग BSSC वाले बैच में होंगे आपको पता होगा, इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट बुकलेट दे दिया हूँ मेरे भाई, जाके कर लेना, सारे क्वेश्चन यहीं से है ना। और पूछा गया है आपके एग्जाम के पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चन में करवा भी रहा हूँ। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ क्या, ये वाला क्वेश्चन भी कर लीजिए। कोरबा कोयला किस क्षेत्र में अवस्थित है, कोरबा कोयला पूछ। अब ये क्वेश्चन तभी बना सकते हैं जब आपका कंसेप्ट अच्छा है, क्योंकि कोरबा कोयला ना आप देखोगे तो एक नदी है, हसदेव नदी घाटी, उस क्षेत्र में है ना। तो आप एक सर अच्छा, इसका मतलब छत्तीसगढ़ का बात कर रहे हैं, बिल्कुल छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ राज्य में है कोरबा कोयला, पूछता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ जाते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है मेरे भाई, ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जिला यहाँ पे धारवार भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है। अब हम आपको जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाए हैं तो वहीं पे ये क्वेश्चन भी आपको मैं करवाया था, बिहार का ज्योग्राफी का वीडियो दिया हूँ, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन करवाया हूँ, ठीक है। तो आपको पता होगा कि धारवार क्रम की जो चट्टानें हैं वो आपको इस क्षेत्र में दिखेगा, है ना, इस क्षेत्र में दिखेगा धारवार क्रम की चट्टानें, है ना, धारवार क्रम की चट्टानें, ठीक है। और विंध्य क्रम की चट्टानें आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना, कैमूर और रोहतास वाला क्षेत्र में। तो ये क्या है भाई, विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। और यहाँ पे क्या है भाई, तो धारवार क्रम की चट्टानें हैं, है ना, धारवार क्रम की चट्टानें हैं। तो अब देखो, जाहिर सी बात है रोहतास तो होगा ही नहीं, है ना, रोहतास में विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। बाकी आप देखोगे तो यहीं पे क्या है, आपको दिखेगा नवादा दिखेगा, जमुई दिखेगा, है ना, मुंगेर दिखेगा। तो वहाँ पे क्या है, मुंगेर ऊपर में है, तो वहाँ पे क्या है, धारवार क्रम की चट्टानें हैं। लेकिन रोहतास में क्या है, विंध्य क्रम की चट्टान है। डायग्राम से पढ़ाया हूँ, ठीक है ना, बार बार मैं इसलिए कहता हूँ पढ़ाया हूँ, आपके लिए दिया हूँ 1 शॉर्ट वीडियो, यूट्यूब पे भी जाके देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे आप देखिएगा कि हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणी से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप जो ये भारत का भौतिक संरचना पढ़े हैं, है ना, भारत का भौतिक विभाजन अगर आपने पढ़ाई किया है तो आपको, है ना, ये सारी चीज़ें बहुत कायदे से समझ में आएगा, है ना। मैंने आपको बताया कि महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक के बारे में पढ़ाया हूँ ना। और ये जो विभाजन है किसके आधार पे हुआ है, तो इसकी वलय के आधार पे हुआ है। तो सबसे पहले जो है आप देखोगे तो महान हिमालय बना है, उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा तो मध्य हिमालय, उसके बाद यहाँ पे आप बाह्य हिमालय को देखेंगे। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, और देखो यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया है। तो मैं कह रहा हूँ, और ये प्रश्न पूछा गया है आपके पेपर में, मैं अपने मन से कुछ नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। और उसी के बेस पे, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया ना, उसी टॉपिक के बेस पे मॉक टेस्ट भी बनाया जाता है, और एग्जामिनर भी क्वेश्चन सेट करता है उसी के बेस को मान करके, है ना। तो आप कहिएगा सर यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर वाला, जैसे महान हिमालय या बृहद हिमालय, या इसे हिमाद्री भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरे तरीके से बर्फ से ढका हुआ रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जो है एक कर्नाटक, आप देखिए यहाँ पे क्या करें, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अब जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आया, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि भाई कर्नाटक, है ना, तमिलनाडु, है ना, केरल, इसके बारे में बात हो रही है, इस क्षेत्र के बारे में बात हो रही है, और ये दिमाग में चलना चाहिए। तो कह रहा है कि राज्यों में मिलन स्थल, ये तीनों राज्य का जो मिलन स्थल है ना, दोबारा सुनिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है, तो कौन सा पहाड़ी है ना। और यहीं पे एक पहाड़ी आपको दिखेगा, इसके बारे में हम लोग बहुत कायदे से पढ़े हैं। यहीं पे आपको पहाड़ी दिखेगा, यहीं पे पहाड़ी दिखेगा, और इस पहाड़ी का नाम क्या, तो आप कहिएगा सर नीलगिरी पहाड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ी, बिल्कुल जो लोग नीलगिरी टिक किए हैं बिल्कुल सही है।
और नीलगिरी पहाड़ी के बारे में बात करूँ तो यह जो है आप सबको पता है कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल है और ये कह सकते हो कि यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट की श्रृंखला है ना। तो पश्चिमी घाट श्रृंखला का ये हिस्सा है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न है, यहाँ पे फिर से प्रश्न पूछ दिया है आपसे क्या कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। तो आप कहेगा सर 10 डिग्री चैनल ना अंडमान से निकोबार द्वीप को, जैसे आप बोल सकते हो कि 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान को निकोबार द्वीप से, जैसे कार निकोबार कहते हैं, हम लोग बहुत कायदे से पढ़े हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। या फिर ऐसे बोल कर सकते हो कि अंडमान को निकोबार द्वीप से, ये म्यांमार अलग है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अंडमान को म्यांमार यहाँ पे नहीं होगा, ये म्यांमार इसमें का हिस्सा नहीं, इसमें था लिखा हुआ, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर ये हो जाए। ये जो मालदीप यहाँ पे दिख रहे हो, मालदीप यहाँ पे होगा, मालदीप, ठीक है ना, कोई बात नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है ना। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है सुमात्रा हो जाएगा राइट आंसर। इसके बारे में हम लोग बहुत कायदे से पढ़े हैं ना, और इंडोनेशिया में ये पड़ता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो एकमात्र जो है मानव भवकपी है, मतलब मानव जैसे दिखने वाला, और आपको कहाँ पे, तो आप कहेगा सर प्राचीन भारत के इतिहास में एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, प्रागैतिहासिक काल, मैं बता ही देता हूँ, और यूट्यूब पे भी इसका 1 शॉर्ट वीडियो दिया हूँ, वहीं पे आपको दिख जाएगा। और ये किस राज्य में मानव भवकपी, मतलब कि मानव भव का मतलब क्या, मानव जैसे दिखने वाला, और किस राज्य में पाया जाता है ये, तो मैंने आपको बोला था कि असम राज्य में पाया जाता है ना, यहीं पे असम राज्य है और यहीं पे मानव भवकपी पाया जाता है ना। तो लो आप आंसर टिक कर लो। तो क्या कर रहा है कि असम में उसे श्वेत गिब्बन के नाम से जाना जाता है, असम राज्य में। तो आंसर क्या होगा, असम का जो श्वेत गिब्बन है, मानव जैसे दिखता है ना। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना, तभी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को कर पाइएगा। मैं बार बार ये चीज कहता हूँ। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जो है वाह नदी कौन है। अच्छा, वाह नदी के बारे में भी आपने देखा ना। अब यहाँ पे वाह नदी का मतलब होगा जिसका अपवाह तंत्र सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला होगा। शब्द को पकड़िए, तो आप कहेगा सर ये गंगा नदी का सबसे ज्यादा फैला हुआ है, तो जाहिर सी बात है। अब गंगा का अपवाह तंत्र देखा जाए तो भारत में कितना, तो 2525 किलोमीटर में इसका अपवाह तंत्र है। उसके बाद यहीं पे लिख देता हूँ, गंगा कितना है भाई, 25 से 25 है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ 2525 किलोमीटर में फैला हुआ है। गोदावरी की बात कर ले, जो कि आपके मन में आएगा, फिर गोदावरी कितने नंबर पे आता है भाई, तो मैं बता देता हूँ। गोदावरी जो है इस ऑप्शन के अनुसार दूसरे नंबर पे आ जाएगा, 1400 जो है 65 किलोमीटर पे इसका अपवाह तंत्र फैला हुआ है। वहीं पे अगर मैं नर्मदा की बात कर लूँ तो नर्मदा का कितना है भाई, 1312 किलोमीटर है ना में फैला हुआ है इसका अपवाह तंत्र। और महानदी का कम है, कितना है भाई, तो 851 है ना, 851 किलोमीटर है। तो आप आराम से क्वेश्चन को टिक कर सकते हो, और ये चैप्टर का नाम ही है, आप सबको पता है, अपवाह तंत्र है ना, भारत का अपवाह तंत्र। आप देखो यहाँ पे ऑप्शन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। आपके सामने ऑप्शन है, यहाँ पे परियोजना का नाम है और राज्य है, तो कौन से परियोजना किस राज्य में है। और मैं पुनः कर रहा हूँ, इंडियन ज्योग्राफी जाके मेरे भाई, और इंडियन ज्योग्राफी का लगभग 15 क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक भी नंबर नहीं कम होना चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी का एक 1 शॉर्ट वीडियो दिया हूँ, जाके कम से कम देख लेना, यूट्यूब पे है मेरे भाई, बार बार कह रहा हूँ है ना। जो लोग पेड बैच में हो उसका बुकलेट भी आपको दिया गया है, डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ दिया गया है ना। अब बताइए ये किस राज्य में कौन सा है। तो जवाहर सागर जो है जाहिर सी बात है राजस्थान में है, ये तो बिल्कुल हमें सही दिख रहा है। अब नागार्जुन सागर कहाँ पे है भाई, तो ये नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, ये भी हमें सही दिख रहा है। अगर मैं शिव समुद्रम की बात कर लो तो देखो यहीं पे गलत कर दिया, ये केरल नहीं बल्कि कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, तो ये हो गया। और गांधी सागर जो है ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, तो गलत आपसे पूछ रहा था, तो यही हो जाएगा है ना। शिव समुद्रम केरल में नहीं बल्कि कर्नाटक में यह जो है परियोजना है शिव समुद्रम। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। आसान सा क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है, तो सभी लोग ओडिशा का महानदी टिक करेंगे, सही है। निम्नलिखित राज्यों में डाइस को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बता दो, तो जाहिर सी बात है ये सिक्किम हो जाएगा, ठीक है ना, सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम होगा ना, हाँ सिक्किम है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार जो है ये कितना है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे 1 हेक्टेयर से कम होता है ये, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए, बहुत पूछता है। और छोटी जोत जो होता है उसके नीचे 1 से 2 हेक्टेयर होता है। अर्ध मध्य जोत होता है 2 से 4 हेक्टेयर होता है ना, अर्ध मध्य जोत। और मध्य जोत की बात कर ले तो ये 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में होता है। बड़ी जोत जो है 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है। तो ये थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, इसका जो बुकलेट दिया हूँ उसमें एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह जो है सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है। अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जानबूझ के आपको दिया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल बताइएगा आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। देखो मेरे भाई, अभी वर्तमान में जो है सबसे ज्यादा जो चंद्रमा है कौन से ग्रह को, शनि को। वर्तमान में हालांकि ये दिन तक घटते बढ़ते रहता है, घटता तो नहीं बढ़ता है। तो अभी वर्तमान में मैं 2026 के अनुसार बता रहा हूँ है ना। तो ये लगभग 146 के आसपास में आंकड़ा पहुंच गया है। और दूसरे नंबर पर बृहस्पति है, उनके पास 95 है ना, कह सकते हो चंद्रमा है या उपग्रह है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि 2023 में सबसे ज्यादा पहले बृहस्पति था। तो 2023 में क्या हुआ ना कि शनि के पास 65 ही था, लेकिन अभी जो रिसर्च के अनुसार ये इसको पीछे छोड़ दिया बृहस्पति को, और शनि में लगभग 146 के आसपास में हो गया है, ठीक है ना।
तो इसमें क्या हुआ कि भाई शनि में कितना फिर से 62 चंद्रमा खोजे गए हैं, है ना, नया 62 खोजे गए हैं, इनकी संख्या अब 146 हो गया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा शनि हो। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर जो है एक परिक्रमण में 2.5 समय लेता है। कितना समय लेता है यूरेनस की बात कर रहा है। तो अच्छा, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा या हम छोड़ दें, है ना। यूरेनस का मैं पूछ रहा हूँ, बिल्कुल जो लोग यहाँ पे 84 वर्ड टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, मरुस्थल है, यहाँ पे देश है, ठीक है। मरुस्थल है, देश है, मरुस्थल है, देश है, मरुस्थल है, देश है। तो आप लोग बताइएगा, है ना। मरुस्थल है, देश है, तो करेक्ट कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखो भाई कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो ये अगर मैं बात करूँ, ये मरुस्थल सोनो रन जो है, मरुस्थल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे तकलाम कान की बात कर लूँ, ये चाइना में है, मरुस्थल बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ काराकुम, ये तुर्कमेनिस्तान में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो गिब्सन की बात करूँ ना, तो गिब्सन ब्राज़ील में नहीं है। तो गिब्सन कहाँ है मेरे भाई, तो यह जो है मैक्सिको में है। तो यह मैक्सिको में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिको टिक कर लीजिए, है ना, मैक्सिको टिक कर लीजिए। यहाँ पे मैक्सिको रहता तब सही रहता, मैक्सिको इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी सही कर लीजिएगा भाई, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होता है। अब देखो, हम आपको अक्षांश रेखा जो पढ़ाए हैं, देशांतर रेखा, वहाँ पे बहुत कायदे से आप सभी लोग पढ़े हो, ठीक है। तो कहाँ हो जाएगा, बिल्कुल भूमध्य रेखा पर जो है दिन और रात क्या होता है भाई, भूमध्य रेखा पर दिन और रात, चूंकि यहाँ पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है। फिर से वही सुमेलित नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन जब बना पाओगे जब आपका कंसेप्ट अच्छा है, ठीक है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको राजधानी दिखेगा, जैसे उज्बेकिस्तान का, देखो नहीं पकड़ में आता है ना कि क्वेश्चन क्या पूछा है। देखो उज्बेकिस्तान का राजधानी ताशकंद है, बिल्कुल सही है। सेशेल्स की राजधानी जो है विक्टोरिया, ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो इयरा लियोन की राजधानी जो है क्या कहाँ पे है, तो यहाँ पे फ्री टाउन है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो आपको दिख रहा होगा स्लोवेनिया, इसकी राजधानी कहाँ है, कितने लोग बता सकते हैं, ठीक है। अभी न्यूज़ में था, है ना। तो इसकी राजधानी कहाँ है भाई, बिल्कुल इसकी राजधानी जो 3 लोग ठीक रहे हो, लजुब्ल जाना इसका है ना, यहाँ पे लजो आधा ब ल जाना है ना, जाना इसकी राजधानी है, ठीक है। तो ये गलत था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे जो है यूरोप की तेल की राजधानी, अभी ये न्यूज़ में था, आप सबको पता है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है। लो आपके सामने ऑप्शन है ना, बताइएगा इसका 20 नंबर का। बिल्कुल जो लोग बी टिक कर रहे हो बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। क्या होगा, एबरडीन राइट आंसर हो जाएगा। एबरडीन को प्रायः यूरोप का तेल की राजधानी कहा जाता है, ठीक है। तो माइंड में थोड़ा सा रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है। बिल्कुल ये जाहिर सी बात है, ये टाइपिंग मिस हो गया, ऑटोमोबाइल नहीं होगा। ऑटोमोबाइल यहाँ का है ना, मोबाइल इसमें है ऑटोमोबाइल, ठीक है, बी ऑप्शन का, इसका नहीं है। तो सड़ते हुए वनस्पति और पशु पदार्थ, इसका राइट आंसर होगा। आसान सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रडार उपयोग में आता है, कहाँ पे उपयोग में आता है मेरे भाई, तो आप ये रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं को स्थिति का ज्ञात करने में, ठीक है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है कि दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य सीमा कितने से कितने होता है, ठीक है ना। दृश्य स्पेक्ट्रम की मैं बात कर लो तो बिल्कुल जो लोग बी टिक कर रहे हो 3800 लेके कितना 7600 एंगस्ट्रॉम के, एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है। किसी अपारदर्शी, कि अपारदर्शी है, तो किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है, क्या होगा भाई, तो आप कहिएगा सर इसका ना परावर्तित करता है ये, है ना, इसलिए। अगला प्रश्न है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहिएगा विजय भाटकर को कहा जाता है। सही है क्या, बिल्कुल सही है। विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और उन्होंने, विजय भाटकर ने क्या किया था मेरे भाई, तो विजय भाटकर ने यहाँ पे लिख देता हूँ कब, तो 1991 ईस्वी में पहले जो है सुपर कंप्यूटर, परम का नाम आपने जो सुना होगा ना, 1991 में परम 8000 होगा, परम 8000 के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर जो प्रदोलन आवर्तकाल है, ये क्या हो जाएगा, घटेगा बढ़ेगा। देखो भाई यहाँ पे अधिक हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए, हो तो है जाएगा, यहाँ का चीज़ है, ठीक है, और अपरिवर्तित रहेगा, ये यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवर्तकाल क्या होगा, जैसे मतलब खड़ा हो जाएगा तो आवर्तकाल घट जाएगा ना, कम हो जाएगा ना, हम लोग पढ़े हैं ना बचपन से, तो आवर्तकाल कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों होता है। देखो आज का पहला टेस्ट था, इसलिए मैंने आसान सा क्वेश्चन लिया हूँ, और आसान नहीं है, अगर आप रटे हैं या स्टैटिक जीके पढ़े हैं, स्टैटिक जीके, तब आप बना सकते हैं, ठीक है।
चलिए बी हो जाएगा बिल्कुल सही, जो लोग टिक कर रहे हो सही है। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण, है ना, समुद्री जल प्रतीत होता है कि नीला है। ठीक है, अगला प्रश्न है अनुदैर्ध्य तरंग। अब देखो हम आपको एक चैप्टर ध्वनि पढ़ाया हूँ, हम आपको पढ़ाया फिजिक्स में, सबको पढ़ाते वन शॉर्ट वीडियो भी दिया हूँ, बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ, और ये सारे क्वेश्चन जितना भी करवाए वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो कह रहा है कि अनुदैर्ध्य, है ना, अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, किसका उदाहरण है भाई, अनुदैर्ध्य तरंग, है ना, 28 का, बिल्कुल जो लोग बीते ध्वनि का, ध्वनि तरंग का। अब अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि मेंज विद्युत परादाई, है ना, परादाई में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। तो कह रहा है कि फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ना, फ्यूज के विषय में कह रहा है कौन सा सही है। तो भाई बताने वाली बात है, आंसर क्या होगा, ये मेन स्विच से ये समानांतर जुड़ा होता है। ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये मिस्टेक होगा, है ना, इसमें इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। ये पूछा है क्या कि मेंज विद्युत परादाई में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा की युक्ति में के रूप में होता है। तो फ्यूज के विषय में निम्नलिखित में से, हाँ, ये गलनांक होगा तब ना यार, अगर जोर से सर्किट लगेगा तो गल जाएगा, तो ये वहाँ से उसका कनेक्शन कट जाएगा, ये होगा सही। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है उष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, किसका है भाई, बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्या होगा, M.N. साहा की। नेक्स्ट, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो आप ये सर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, है ना। मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक लिखा है, और उसी पुस्तक में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की जो शासनकाल की सारी व्यवस्थाएं थी उसके बारे में वर्णन। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसको जो है चालकोलिथ युग भी कहा जाता है, किसे चालकोलिथ युग भी कहा जाता है। चालकोलिथ युग किसे कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथ या केल्कोलिथ भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को बहुत कायदे से पढ़ाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी, उसका विकास हुआ था। तो जाहिर सी बात है मिस्र की सभ्यता, बहुत कायदे से आप लोग पढ़े हैं, जिसके ग्रंथ में जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की विशिष्ट विवरण मिलता है। तो आप ये सर एक तो विशाख दत्त है, उसके ग्रंथ में, है ना, विशाख दत्त, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास में डुबा के आपने पढ़ा किया है ना, तो सी होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो उनके दामाद जो जामिल थे वही था ना, याद आ रहा है ना मेरे भाई, बिल्कुल। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान, देखो फाहियान है, फाहियान हर्षवर्धन नहीं है ना, हैंसोंग नहीं है, फाहियान है, ह से हर्षवर्धन, ह से हैंसोंग। हैंसोंग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, लेकिन फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। बहुत अच्छे से आपने ट्रिक से पढ़ाई किया है। वन शॉट वीडियो अगर आपने देखा होगा, अभी मैं प्राचीन भारत के इतिहास का वन शॉट वीडियो दिया हूँ, जाकर यूट्यूब पे देख लेना। जीके जैसे मैं कह रहा हूँ ना, 75 का टारगेट रखो यार, बहुत कायदे से पढ़ाया गया है ना, एकदम तरीके से, और कर लीजिएगा। हालांकि इतना नहीं आ पाता है, कोई बात नहीं, लेकिन टारगेट रखिए ना, थोड़ा सा कम आ जाएगा तो क्या दिक्कत है, हम है ना आपके साथ में। इतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा देंगे कि आंख बंद करके एग्जाम हॉल में भी एग्जाम दीजिएगा ना, क्वेश्चन सही होगा। अगला प्रश्न है हर्षचरित, देखो हर्षचरित हरिसेन के द्वारा लिखा गया, हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। देखो हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा है, हरिसेन मत टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो 36 का आपने बी टिक कर लिया ना, 37 का बता दो। बिल्कुल जो लोग वान भट्ट टिक कर रहे हो बिल्कुल सही। देखो हर्षचरित ग्रंथ की रचना प्रसिद्ध लेखक वान भट्ट ने किया था, और यह हर्षवर्धन, है ना, इन्होंने वर्धन वंश के इतिहास हर्षवर्धन का नहीं, वर्धन वंश के इतिहास के बारे में जानकारी दिया है, ठीक है ना। थोड़ा सा माइंड में चीजों को रखिएगा। अगला प्रश्न आपके निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है ये पूछ रहा है ना, कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तो आप ये सर अजंता की गुफा, है ना, वाघोरा नदी की घाटी में स्थित है। आपको ये वाघोरा नदी सर किस राज्य में है, और वाघोरा नदी से प्रश्न पूछ लिया गया था। थोड़ा सा जैसे ही नया शब्द आ जाता है तो परेशान हो जाते हो। तो ये महाराष्ट्र में है भाई, ध्यान रखना, महाराष्ट्र में है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में ये एक शब्द आपको दिखेगा, पंचायतन शब्द जो है किसे जो है निर्दिष्ट करता है, किससे संबंधित है। तो जाहिर सी बात है मंदिर रचना शैली, ये अधिकारी यहाँ का होगा, है ना, अधिकारी, कोई बात नहीं। ये पंचायतन जो है, पंचायतन, है ना। देखिए डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर द्वारा रचित बृहद प्रमाणिक हिंदी कोश के अनुसार पंचायत एक पुल्लिंग शब्द है जो किसी देवता या उसके साथ के 4 देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए प्रयोग किया जाता है ना। और पंचायतन की मैं बात कर लूँ तो राम पंचायतन, बद्री मंदिर का 5 मूर्तियां हैं जो है ना, बद्री पंचायत के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये मंदिर रचना शैली है जिसमें एक मेन मूर्ति और 4 अलग अलग मूर्तियां होता है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से, है ना, ब्यौरे जिन शिलालेख में है वे कहाँ है ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल ये उत्तर में रूर में है, देख लेना। जेनेटिक्स निम्न में किसका अध्ययन करता है, लो बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, और बायोलॉजी का क्लास दिया हूँ, पढ़े हैं, करवा दिए हैं, पढ़ चुके हैं आप लोग। बिल्कुल जो लोग डी टिक किए हों, जेनेटिक्स नाम से पता चल रहा होगा तो ये आनुवंशिक और विचरण से संबंधित है ना।
जीन के बारे में पढ़ते ना यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है जीवों का विकास एवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा क्रम सही है, ये पूछ रहा है ना। ये बाज यहाँ पे टिक कर लेना, बाज यहाँ पे होगा ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 42 का बिल्कुल सी हो जाएगा यहाँ ना, सी हो जाएगा। सेला, मेंढर, अजगर और कंगारू राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीत पिंड कहाँ पाई जाती है भाई, है ना, पीत पिंड कहाँ पे पाया जाएगा, पीत पिंड। डाइजेस्टिव सिस्टम कितने लोग पढ़े हो, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम कितने लोग पढ़े हैं। उल्टा बना दिया हूँ, कोई बात नहीं, चलो सीधा बना देता हूँ। चलो उल्टा नहीं बनाया हो, सीधा है, सही है था ऐसे। ये अमाशय है, यहीं पे आपको लीवर दिखेगा, है ना, लीवर जिसे यकृत बोलते हो, ऐसे लीवर दिखेगा, हालांकि थोड़ा सा छोटा होता है, स्पेस का कमी है। चलो इसको, ये पेनक्रिया सॉरी ये अमाशय है, स्टोमक है, और यहीं पे लीवर है रहता है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे इसको थोड़ा सा बाहर निकालते हैं लीवर, और यहीं पे भाई पित्ताशय होता है, आपको पता होना चाहिए, गोल ब्लाडर जिसे बोलते हो, है ना, नाशपाती की तरह, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा पित्ताशय नहीं बोला है, सॉरी पित्ताशय नहीं बोला है, पीत पिंड बोला है, सॉरी। चूंकि पीत पिंड और पित्ताशय दोनों अलग अलग है, चूंकि पीत पिंड ना ये सिर्फ फीमेल में पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, या महिला के अंडाशय होता है ना, ओवरी, वहाँ पे पाया जाता है, अंडाशय में, ठीक है। और जो पित्ताशय है वो मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए ना, यहाँ पे रहता है नाशपाती की तरह, कोई बात नहीं, हो जाता है बाय मिस्टेक। अगला प्रश्न है भाई निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है। और ये क्वेश्चन शायद अभी एग्जाम जो हुआ था ना बिहार का, अभी जस्ट इस साल 2026 में, उसी में प्रश्न पूछ लिया गया था, मुझे माइंड में नहीं आ रहा है, उसी पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। तो देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन आसान है नो डाउट, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जो लोग सिटी कर रहे हो लेमन घास में। अगला प्रश्न है हाइड्रोफीबिया किसके द्वारा होता है, हाइड्रोफीबिया, है ना, तो जाहिर सी बात है विषाणु के द्वारा जो है फैलता है हाइड्रोफीबिया। एंजाइम मूलतः क्या होता है, तो आपके सर एंजाइम प्रोटीन होता है, आपने पढ़ा है पहले भी, तो सभी एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में निम्नलिखित में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं होता है, कौन सा पाचक एंजाइम नहीं होता है। देखो भाई टाइलिन लार में पाया जाता है, पेप्सिन और रेनिन के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन गैस्ट्रीन नहीं होता है, ट्रिप्सिन भी होता है 47 का, तो गैस्ट्रीन नहीं होगा, बाकी ये सब हो जाएगा, तो गैस्ट्रीन टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है लातीनी अमेरिका, है ना, अमेरिका में जो है यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को कहा जाता है लातीनी अमेरिका में बताइएगा। बिल्कुल जो लोग बीटी करे इसे हम लोग मैस्तीजो कहते हैं। अगला प्रश्न है सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है ना, तो सी कार्बन 14 है ना, का नाम जरूर सुना है ना भाई आप लोग। कोई भी प्राचीन कोई वस्तु है अगर उसका पता लगाना है तो किससे लगाते हैं, तो नहीं ये मत टिक कर दीजिएगा, किसी वस्तु का पता लगाते हैं इससे, लेकिन जो यूरेनियम लेड होता है ना, यूरेनियम लेड जो है, यूरेनियम लेड विधि द्वारा प्राचीन शैल समूह मतलब की आयु का पता लगाते हैं, कार्बन डेटिंग द्वारा जीवाश्मों को पता लगाते हैं ना, कार्बन डेटिंग विधि द्वारा, ये हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार क्या है भाई, ये हमें बताने की जरूरत है, तो डीएनए बहुरूपता। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंद मतलब भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो किया था, तो जाहिर सी बात है अरबों ने किया था, पहले चैप्टर में आपने पढ़ा है प्राचीन भारत के इतिहास में। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ विजय से जुड़ा है, तो उनके पति का नाम क्या था, तो राजा रतन सिंह, है ना, तो बिल्कुल डी हो जाएगा। किस सुल्तान के काल में है ना खालिशा भूमि अधिक है ना पैमाने में जो है विकसित हुआ है, तो बड़े पैमाने में आप सबको पता है कि विकसित हुआ था खालिशा भूमि, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अगला प्रश्न है निम्न को उनके कालानुक्रम सार जो है यहाँ पे क्रमबद्ध करना है आपको, तो सबसे पहले कौन आया था उसके बाद कौन आया था, ये सही क्रम में आपको बताना है ना। तो देखो रुकनुद्दीन फिरोज की बात कर ले, ये 1936 हो जाएगा, सॉरी 1936 बोल रहा हूँ, 1236। मुबारक खान की बात करो तो 1316 से 1320 है ना, 1316 से 1320। और यहीं पर अगर मैं बात कर लेता हूँ फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल, तो ये 1351 हो जाएगा, है ना, 1351। फिरोज शाह तुगलक का 1351 से 1388 था ना, हाँ 1388 था 51 से। और आलम शाह की बात कर ले भाई, तो 1445 से लेके कितना था, 51 था, तो आप आराम से इसका आंसर बता सकते हो। तो सी आप बोलिएगा कि सर सी तो साफ साफ दिख रहा है, 1 2 3 4 लगातार है। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब जो है विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है पेपर में, डी हो जाएगा, वेंकट द्वितीय था। इन शासकों में किसने अपनी जो है सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 इकाइयों में जो है विभाजित किया था, किसने किया था, तो ये काम किसने किया था, तो इस्लाम शाह होना होगा ना, इस्लाम शाह राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुआ था। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200 और 250 और 500 की इकाइयों में, 500 की इकाइयों में, अच्छा 50 तो है, ये नहीं है,
है ना, 50 भी होना चाहिए, चूँकि 50 भी था, 200 था, 250 भी था, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से था, इस्लाम शाह राइट आंसर हो जाएगा। इस्लाम शाह से पहले सिकंदर शाह ने अपने शासन में इस्लाम शाह के सैन्य व्यवस्था को लागू कर रखा था, है ना। तो सिकंदर शाह भी हो जाएगा, ये दोनों किया था। तो भाई इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। देखो बीपीएससी में एक ऑप्शन ये भी रहता है ना, सॉरी सभी एग्जाम में, बीएसएससी में भी है, बीपीएससी में भी रहता है। तो इसका राइट आंसर ये दोनों ने किया था ऐसा, ठीक। की तरफ ये आप देखे है ना, यहाँ पे एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया था, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिस भाषा में उसके बहुत भक्त समझते थे। जब्ती प्रणाली अकबर ने शुरू। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में जो है ध्रुपद गायकों में सम्मिलित था, तो कौन कौन थे भाई, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक तो तानसेन, और तानसेन के बाद जो है हरिदास, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको जो है देखो भाई यहाँ पे जो एक शब्द लिखा है बाबुल मक्का, जैसे बाबुल मक्का का मतलब मक्का का द्वार, किसे कहा जाता है, ध्यान रखना मुगल काल की मैं बात कर रहा हूँ, तो किसे कहा जाता था, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, सूरत को, ठीक है ना। तो मुगल में सूरत को। अगला क्वेश्चन है भाई परमाणु नाभिक के अवयव है, तो जाहिर से पता है परमाणु नाभिक में कौन कौन सा रहता है, तो कहिएगा इलेक्ट्रॉन, परमाणु के नाभिक का अवयव है ना। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर में रहता है, इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थोड़ी होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन राइट आंसर होगा। केमिस्ट्री का क्लास दिया हूँ, अभी पहला क्लास दिया हूँ, उसी में आपको दिख जाएगा ये क्वेश्चन सब। अगला प्रश्न है भौतिक परिवर्तन, ये सब करवा दिया हूँ ना। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है भाई बिल्कुल पानी में चीनी का घुलना। अगला प्रश्न है, मैंने एक ट्रिक बताया था ना कि जो मिल जाए, भौतिक परिवर्तन ना मिले रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल जो है बी हो जाएगा। यह जो है अष्टफलकीय होता है। निम्नलिखित में कौन सा लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है, कौन सा गैस को लाफिंग गैस के रूप में हम लोग प्रयुक्त करते हैं, तो बिल्कुल नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, क्या दिया जाता है, ताकि पता चल जाता है कि भाई ये व्यक्ति दारू पिया है ना, नशा किया है। तो ये हो जाएगा पोटेशियम, है ना, डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का। अगला प्रश्न है नींबू खट्टा किस कारण से होता है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो साइट्रिक एसिड होता है, इसमें साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड के कारण यहाँ बोला है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, साबुन बनाने में, तो बिल्कुल ए हो जाएगा वनस्पति तेल। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है भाई, तो बिल्कुल NPK हो जाएगा, है ना। NPK का नाम सुना है ना। अब ये वाला NPK ऐसे लिखा रहता है NPK, तब तो आराम से पकड़ लेते हैं। अगला प्रश्न है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है, मच्छर भगाने वाले में, तो आप कहिएगा सर इसमें एलिथ्रीन होता है, गलती मत करिएगा। अगला प्रश्न है मूत्रालय के पास प्रायः नाक में जो है चुभने वाली गंध कौन सा होता है उसमें, है ना। तो बिल्कुल 70 का जो लोग सीटी कर रहे हो, अमोनिया गैस उसमें होता है, अमोनिया होता है ना, इस कारण से गंध देता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, और सही को चूज करना है आपके सामने। इसमें 3 स्टेटमेंट दिया गया है और तीनों स्टेटमेंट में कौन कौन सा सही है ये आपको चूज करना है। तो कह रहा है कि 1975 में भारत जो है भारत का अभिन्न अंग बन गया था, बिल्कुल सही है ये। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, बिल्कुल इसके निवासी लेप्चा लोग थे, बिल्कुल ये भी सही है, तीनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है भाई, कौन से नंबर का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इसका सी हो जाएगा M3। अगला प्रश्न है भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने किया था, है ना, तो बिल्कुल डी हो जाएगा, है ना, राम मन्नार आयोग के द्वारा। भारतीय संविधान निर्माण के समय, है ना, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, जो समय हमारा संविधान बन रहा था, है ना, निर्माण हुआ था, ये पूछ रहा है, तो बिल्कुल सी हो जाएगा BN राव थे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है, तो जाहिर सी बात है संसद होगा सर्वोच्च, या संविधान, ओहो संविधान होगा, संसद मत टिक कर दीजिएगा, 75 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष कैसे हटाए जा सकते हैं, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो पूछता ही है। तो लोकसभा के सभी सदस्य के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन जो होता है, लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है ना, स्पीकर, उसके बारे में पूछ रहा है भाई, तो बिल्कुल जो है लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्त किया जाता है ना, तो 78 का क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 164 के तहत निम्नलिखित या निम्न में कौन सा राज्य की जो है उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है, ये पूछ रहा है, इसमें से कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है 79 का, तो बिल्कुल ये परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है ना, ये क्षेत्राधिकार यहाँ पे लिखा होगा, तो ये आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था, पहला संशोधन विधेयक, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत सारे लोग 50 टिक करेंगे 1950, जो कि गलत है, 1951 में लाया गया था, आपको पता होना चाहिए, 10 में ही 1951 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जो है कलकत्ता के संस्थापक है, नाम जरूर सुना होगा आपने, तो बी हो जाएगा जॉर्ज जर्नाक को माना जाता है।
वह प्रथम जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। 82 का बिल्कुल जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। रैयतबारी प्रथा आपने सुना हो ना और पढ़ा होगा आपने, हमने आपको बहुत कायदे से यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त पढ़ाया था, है ना। पंजाब बला क्षेत्र में महलवारी व्यवस्था और इस बला क्षेत्र में रैयतबारी व्यवस्था। ध्यान आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इधर जाके वीडियो देखिएगा। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? और यह भी प्रश्न बहुत पूछता है भाई, हाँ। तो लॉर्ड कैनिंग का नाम आपने जरूर सुना होगा, तो लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग है, सी आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है लॉर्ड कैनिंग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने। महारानी विक्टोरिया ने जो है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। त्याच बात ये हो जाएगा 1 नवंबर 1858। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 नहीं 1885 में हुआ था ना, तो थोड़ा सा अगला क्वेश्चन ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं है? ये पूछ रहा है, तो सी हो जाएगा भाई, नहीं था बाकी ये सब था, है ना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? क्यों एका आंदोलन किया गया था? ठीक है, तो जाहिर सी बात है सत्याग्रह की समाप्ति के लिए। नहीं, एका आंदोलन जो चलाया गया था ना लगान का नगद में परिवर्तन के लिए, है ना। माफी चाहता हूँ, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो एक आंदोलन जो है, अच्छा चलाया कब गया था एक आंदोलन, ये पूछा जाए तो 1921-22 में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो एक आंदोलन का जो है नेतृत्व पिछड़ी जाति के जो है मदारी पाशी ने किया था, और इस आंदोलन में जिनकी गतिविधियां के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच वो वाला सब क्षेत्र था, और लगान का नगद में परिवर्तन के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है भाई, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन के लिए किसकी अध्यक्ष था? सरदार पटेल कर रहे थे, और किसने मूल अधिकार आर्थिक कार्यक्रम पर जो है संकल्प, है ना, प्रारूपित किया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर इसका छोटा है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट। अगला प्रश्न है भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? 90 का बिल्कुल बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है विशेष 301 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया था, है ना, 91 का? तो यह जो है जाहिर सी बात है संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि, जिसे हम लोग USTR कहते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय शहर ने किस का जो है पहला प्रमाणित ग्रीन जो है म्युनिसिपल बॉन्ड जो है जारी किया है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है अभी का, है ना, ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 92 का, गाजियाबाद हो जाएगा 92 का। भारत के 52 नंबर का जो है यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना, 52 नंबर का। तो ध्यान रखिएगा भाई, 52वें नंबर का तो मुख्य न्यायाधीश है, ये भूषण रामकृष्ण गवई है, लेकिन अब 53 नंबर का भी हो गया। 53वें नंबर का कौन है भाई? तो इसका नाम है सूर्यकांत, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, है ना। 53वें नंबर का जो है न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ध्यान रखिएगा। और इसका कार्यकाल जो है अब कितना से कितना तक है? तो 2025 में हुआ था और 2027 तक है सूर्यकांत का, है ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत का। सूर्यकांत के बारे में बात कर ले, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। अगला प्रश्न है, ये 53वें नंबर का है, 52 नंबर के कौन थे? तो भूषण रामकृष्ण गवई। 53 नंबर का भाई सूर्यकांत, है ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। अगला प्रश्न है किस भारतीय संस्था ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नवीन जो है हेटेरोस्ट्रक्चर उत्प्रेरक, है ना, विकसित किया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान माहौली। अगला प्रश्न है प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? प्रवाह पोर्टल, है ना। तो प्रवाह पोर्टल जो है यहाँ पे डी हो जाएगा, किधर चला गया? डी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 96 का भाई 1 मई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने छात्रों में उद्यमिता और कौशल और आत्मविश्वास निर्माण करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम जो है शुरू किया है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा काम किया, मध्य प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर। जल परियोजना किस मंत्रालय की पहल है ना, सॉरी जल नहीं है, जलज है, जलज परियोजना किस तो जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने जलज परियोजना का जो है शुभारंभ किया, बी इसका होना चाहिए राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस देश ने भविष्य में जो है एनसेफेलाइटिस को की जो है रोकथाम जलवायु परिवर्तन और संक्रामक रोग शीर्षक से एक वैश्विक अभियान शुरू किया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। लास्ट क्वेश्चन है टोंगा राष्ट्र जो हाल ही में भूकंप के कारण जो है खबरों में था, तो किस महासागर में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने रखिएगा, बी हो जाएगा, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर यहाँ पे हो जाएगा, महासागर यहाँ पे लिखा गया है, कोई बात नहीं, इसको काट लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा दक्षिणी प्रशांत
सागर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने 100 में से कितना सही किया है। और मैं पुनः कह रहा हूँ, जीएस का जो टेस्ट हालांकि 75 ही करवाना चाहिए था, लेकिन मैं 100 करवा रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। आज का टेस्ट आसान इसलिए था क्योंकि पहला टेस्ट है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ते जाएगा। एक ही बार लेवल बढ़ा दूंगा तो बहुत सारे लोग डर जाएंगे, है ना। और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे। उसके बाद एक दिन छोड़ के, मतलब अल्टरनेटिव में एक दिन मैथ्स और रीजनिंग आएगा, एक दिन जीके जीएस का आएगा। ठीक है, तो सभी लोग क्या करिए, अच्छा ये बुकलेट जो है आपको बहुत ही नॉमिनल फी है, मॉक टेस्ट का वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, और जो लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमें एक जगह सारे कंटेंट सब कुछ मिल जाए, तो बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बहुत ही नॉमिनल फी है। बाकी सभी लोग टेलीग्राम जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की जाती है, बहुत सारी चीज़ें आपको दी जाती है। तो सभी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप जाके ढूंढ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।